रिसर्च फाउंडेशन का आभार प्रकट करूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक आप कह सकते हैं टॉक, एक परिचर्चा आज हम आयोजित की और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के नाते, प्रोफेसर के नाते मेरा इस कार्यक्रम में आना हुआ। वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। इधर पॉलिटिकल थिंकर्स एरिस्टोटल से लेकर अम्बेडकर तक मुझे पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और इस कड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन चरित्रों को मैं पढ़ता हूँ, बड़े दिल से कह सकते हैं, मन से पढ़ता हूँ, उसमें 3 कैरेक्टर बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और उनकी विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर है, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में से मेरे फेवरेट थिंकर्स हैं, जिन पर मैं रुचि से पढ़ता हूँ। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उपस्थित हैं और मैं सबसे पहले उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि हम कभी भी किसी महापुरुष की जयंती सेलिब्रेट करते हैं, वो 2 दिन पहले 2 दिन आगे भी सेलिब्रेट करते हैं। आगे भी कार्यक्रम दिल्ली में और देश भर में हो भी रहे हैं। विश्वविद्यालय में भी कई बार 1 सप्ताह बाद भी होते हैं। मैं तो, और मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है। मैं जिस कॉलेज से जुड़ा हूँ उस कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है। मैंने इनसे आग्रह भी किया विनय जी से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज इस 125वीं जयंती श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस वर्ष में कुछ न कुछ नए आयामों के साथ हम कुछ काम करें, कुछ नए आयामों के साथ हम बढ़ें। ऐसा विषय मैंने अपनी ओर से रखा है और मुझे लगता है कि उस विषय पर आगामी पूरे देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम हो और ये नैरेटिव, उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी सोच नीचे तक जाए। इसका हम रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर और साथ में कॉलेजेस के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हालांकि इस देश में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, जिनका देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन उन चरित्र में से कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनको कई बार विचारधारा के कारण कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। लेकिन जब देश में कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक सीमा के बाद उनको सर्व समाज स्वीकार करता है। उसमें उसके कारण दोनों हैं। कई बार हम लोग भी, कई बार जैसे मैं बोलता हूँ बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब को लगता है कि एक विशेष वर्ग के नेता है, इसलिए वही सुनेंगे, वही बोलेंगे, वही बताएंगे। ऐसा नहीं है। बाबा साहब सर्व समाज के नेता। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस देश के सर्व समाज से जुड़े हुए, सर्व विषय पर जुड़े हुए। और मैं कई बार तो सोचता हूँ कि बंगाल से आने वाला व्यक्ति शहीद कहाँ होता है? कश्मीर में। मतलब बंगाल का व्यक्ति अगर होगा तो बंगाल की चिंता करते, बंगाल के लिए लड़ते, बंगाल के लिए बात करते। वो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मिनिस्टर भी रहे, उद्योग मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उन्होंने जो चिंता की, इस देश की चिंता की और उस विषय के लिए चिंता की जिस विषय के लिए इस देश में कह सकते कि वैचारिक लड़ाई प्रारंभ हुई, वो आज भी चल रही है। हालांकि उस पर अभी कह सकते हैं विराम लगा है, लेकिन फिर भी एक द्वंद्व अभी भी चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत को के विषय में चिंतन किया है, चर्चा की है, और चर्चा नहीं किया, निर्णायक लड़ाई भी लड़ी है। आज 6 जुलाई है। 1901 को कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। पिता का नाम था सर डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, माता का नाम था जोग माया देवी। और सबसे बड़ी बात, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जितने महान थे, उनके पिता भी कम नहीं थे। वो भी बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, और आप ये कह सकते हैं कि वो भी बड़े संवेदनशील थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुझे कई बार लगता है कि उनके जीवन के कारण, उनके संघर्षों के कारण उनका प्रभाव श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पड़ा। जैसे मैं एक बात करता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इतने बड़े पदों, वो भी ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में अगर ब्रिटिश सरकार ने उनको वाइस चांसलर का पद दिया है या कलकत्ता हाईकोर्ट का जज बनाया, तो इसका मतलब उनकी विद्वता पर उनको कितना श्रेष्ठ रही होगी। लेकिन वो कितने सरल थे, ये भी समझने वाली बात है। आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कलकत्ता में थे तो गंगा स्नान करते थे,
दुर्गा सप्तऋषि का सप्तशती का आप कह सकते हैं कि पूजन करते थे, अध्ययन करते थे। एक बार कोर्ट के केस में चर्चा कर रहे थे तो देरी हो गई, तुरंत गंगा घाट गए, नहाकर निकले। वो धोती में थे, गमछा कंधे पर था, तो एक गरीब महिला, उनको लगा कि ये पंडित जी हैं क्योंकि धोती में थे, गमछा लगाए हुए थे। उन्हें क्या पता कि ये कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं। वो चरणों में पड़ी, पंडित जी मुझे मेरे पति का श्राद्ध करना है, आप घर चलिए। वो अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता हटो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम मेरा परिचय नहीं जानते। उस गरीब महिला की करुणामयी जो भाषा थी, उसको देखकर वो तुरंत उस महिला के साथ चल पड़ा। जबकि उनको कोर्ट जाना था, देरी हो रही थी, लेकिन उस महिला के भाव को देखते उसके घर गए। घर जाने के बाद जितना भी उनका श्राद्ध का जो कर्म था वो किया। वो कर्म करने के बाद, उस कर्म के बाद जब उस महिला ने उनको प्रसाद रूपी और दान देने लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कर्मकांडी पंडित नहीं हूं, आप ये किसी गरीब को दे दीजिएगा। वो बाहर निकले तो गेट झुग्गी के बाहर एक व्यक्ति मिला जो उन्हीं की अदालत में पेशकार था, यानी कि कर्मचारी था अदालत का। उसने देखा कि आप यहाँ झुग्गी पे, तो उनको बताया कि ये महिला थी, कहा कि मेरे पति का श्राद्ध। मैं उनकी सरलता की बात कर रहा हूँ, उनकी धार्मिकता की बात करो। हाई कोर्ट का जज एक गरीब महिला के श्राद्ध में पंडित बनकर भी काम करना, ये मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डीएनए में। और उनका भय भी नहीं था, और वही भयहीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी था। उनकी भी घटना इसलिए बताना चाहूंगा कि उस समय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया का सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मां से पूछना होगा। हाई कोर्ट का जज, लेकिन आज्ञा किससे मांग रहा है? अपनी मां से, कि मुझे विदेश जाने से पहले अपनी मां से पूछना होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा ये कैसे हो सकता है, उन्हें बताओ मां को कि ब्रिटेन की महारानी हमको बुला रही है। तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, अगर मां ने अगर मना कर दिया तो मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। लॉर्ड कर्जन, जिसके सामने पूरा देश कह सकते हैं उस समय गुलामी की पीरियड में सर झुका के रहता था, उसके सामने उन्होंने लॉर्ड कर्जन को स्पष्ट कहा कि मां की आज्ञा के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे उनके पिता आशुतोष मुखर्जी थे। मैंने इनकी दो घटना सुनी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में किस प्रकार का उनका प्रभाव पड़ा, ये हमको समझने की आवश्यकता है। मैंने जैसे कहा कि 1901 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। 1906 में जब प्राथमिक कक्षा में जाने लगे, 1906 में, तो उनके पिता ने कहा, हाईकोर्ट के इतने वरिष्ठ आप कह सकते हैं कि बैरिस्टर थे, 1904 में बने। 1906 में उनको स्कूल अपने बेटे को यानी कि श्यामा प्रसाद को भेजना था। तो उस समय बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल थे, बड़े बड़े ब्रिटिश स्कूल थे, बड़े अंग्रेज स्कूल थे, लेकिन उन्हें लगा कि मेरा बेटा इन कॉन्वेंट और ब्रिटिश स्कूल में जाएगा तो उसकी शायद सोच में बदलाव आएगा। इतने बड़े वकील होने का तो धोती कुर्ता पहनते थे। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई चित्र देखिए, उन चित्रों में उनको कभी आपने पैंट सूट में देखे, वो धोती में ही दिखेंगे। ये प्रभाव उनके पिताजी पर उनको पड़ा। तो उन्होंने 1906 में अपने मित्र को मोटिवेट किया और बांग्ला भाषी और भारतीय भाषा के आधार पर एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसे बोलते हैं मित्र इंस्टीट्यूट, और अपने बेटे को उस मित्र इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजा, प्राइमरी स्कूल के लिए। मतलब अंदाजा लगाइए, किसी बैरिस्टर को किसी स्कूल में, ब्रिटिश स्कूल में जाने में दिक्कत हो सकती थी क्या? कोई प्रॉब्लम थी क्या? लेकिन अपने बेटे को भारतीय भाषा, बांग्ला भाषा, भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए मित्र इंस्टीट्यूट नाम के एक स्कूल में उन्होंने उनकी भर्ती की। इस प्रकार चलता रहा। 1917 में उन्होंने मैट्रिक की, 1921 में आप कह सकते हैं कि उन्होंने इंटर किया, 17 में इंटर मैट्रिक की, 1919 में उनका इंटर्न हुआ, 1921 में उनका ग्रेजुएशन हुआ। और ग्रेजुएशन भी किसमें हुआ? उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया। उस समय का एक बहुत श्रेष्ठ कोर्स था, उस कोर्स में हुआ। लेकिन जब एमए करने की बारी आई 1923 में, तो उनके डिपार्टमेंट के टीचर्स ने कहा कि आपने फर्स्ट डिवीजन लिया, आप एमए इंग्लिश में करना होगा भी कहा और करना भी चाहिए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद जानते थे कि मुझे बांग्ला भाषा और भारतीय भाषा से उनका लगाव था। उन्होंने, अगर आज के समय भी कोई बीए ऑनर्स इंग्लिश करेगा तो एमए किस में करेगा? इंग्लिश में करेगा। लेकिन उन्होंने एमए की किसमें?
बांग्ला भाषा में। तो बांग्ला भाषा में उन्होंने एमए किया और कह सकते हैं कि एमए करने के बाद 1924 में वो उन्होंने अपनी एलएलबी की शिक्षा भी पूर्ण की और एडवोकेट प्रैक्टिस भी हुए। और 1924 में 1924 में उनके पिता किसी कह सकते हैं कि सरकारी काम से, न्यायपालिका के काम से वो पटना गए और पटना में उनका देहांत हुआ। बहुत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बड़ा टूटने का समय था, लेकिन उसमें से निकले। 24 के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू की, पिता की राह पर चल पड़े, लेकिन उनको भी हायर स्टडीज के लिए उनको जाने की इच्छा भी, तो जाना भी चाहते थे। तो 1924 और 25 में वो लंदन चले गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, और 1927 में वो बैरिस्टर बनकर लौटे और फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन अंततः बंगाल की घटनाओं को देखते हुए 1929 में वो राजनीति के अंदर उतर आए और 1930 में उन्होंने बंगाल असेंबली का चुनाव लड़ा, और बंगाल असेंबली का चुनाव कांग्रेस से लड़ा, और कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस से उनके मतभेद हुए। कांग्रेस के मतभेद, एक लाइन में बोलता हूं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए उनका कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ, और बड़े मॉरली, बड़े एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कहा जब मेरा कांग्रेस के साथ मतभेद है, कांग्रेस के साथ मेरा डिस्प्यूट है, तो मैं कांग्रेस के बिहाफ पर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उस असेंबली से रिजाइन किया 1930 में। फिर 1930 में चुनाव लड़ा, लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, क्योंकि जिस पार्टी में आपकी विचारधारा नहीं मिल रही है, उस विचारधारा का मुझे जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं, मेरा मॉरल राइट नहीं है। उस मॉरल राइट को देखते उन्होंने रिजाइन किया और 1930 में पुनः वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और चुनकर वो 1930 में, अब ये मान के चले कि असेंबली में आए, इंडिपेंडेंट आए। ये उनकी जर्नी थी 1930 के बाद। 1939 में आप ये कह सकते हैं कि 38 में 34 तक आते आते वो कह सकते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करने लगे। यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर बने। उस समय के वाइसराय से उनके अच्छे संबंध थे, और 1934 में उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके एकेडमिक, क्योंकि जब उनके फादर भी वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़ गई थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी उनका एक समझ कह सकते हैं कि बहुत एक सघन कहता है कि मिलन भी था, और जुड़े हुए भी थे, और यूनिवर्सिटीज के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते भी थे और जानते भी थे। तो 1934 में गवर्नर साहब ने उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया, और आज तक भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र का, मुझे लगता है मेरी जानकारी में है, कोई इसको अपडेट भी कर सकते हैं, 1934 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, केवल 33 ईयर्स ओल्ड थे। केवल 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और आप कह सकते हैं 34 से लेकर 38 तक आप वाइस चांसलर रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात, उस यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषाओं को के सिलेबस, भारतीय भाषाओं को लागू करने का काम उन्होंने किया, और बांग्ला भाषा का डिपार्टमेंट भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रारंभ किया। और उसका उदाहरण है 1938 में जो यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, जिसमें हम कह सकते हैं डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन था, उस दीक्षांत समारोह में, क्योंकि उनका रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ भी बड़ा अच्छा संपर्क था, तो 1938 के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया, और पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इतिहास में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जो भाषण हुआ वो बांग्ला भाषा में हुआ। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था कि ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश रूलिंग में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई दीक्षांत समारोह का भाषण किस में हुआ? बांग्ला भाषा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। और अभी कह सकते हैं कि 1938 में उस समय उस यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी से आप कह सकते हैं कि विदा ले रहे थे, छोड़ रहे थे उस पद को, और उस समय 1938 में उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी यूनिवर्सिटी ने उनको दी। 1939 में BHU मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, उनको 1939 में डीलिट की डिग्री भी उनको वहां से मिली। तो आप कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी की करते हुए, इसी के साथ साथ मैंने कहा कि 1939 तक आते आते उनका संपर्क 38 में संपर्क हो गया था वीर सावरकर से। वीर सावरकर से संपर्क होने के बाद साथ साथ
उनका संपर्क हुआ तो हिंदू महासभा के साथ भी संपर्क हुआ और 1939-30 में वो हिंदू महासभा के अधिवेशन में जुड़े। 1940 में आप कह सकते हैं कि हिंदू महासभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने। उनका अधिवेशन हुआ और अधिवेशन होने के बाद आप ये कह सकते हैं 1939 में कुल मिलाकर सक्रिय राजनीति में आना शुरू हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण था सक्रिय राजनीति में आने का कि जो बंगाल की जो राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि थी, उस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह ऑब्जर्व किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर इस बंगाल के क्षेत्र का और देश का वातावरण खराब कर रही है। तो मूलतः वह मुस्लिम लीग की देश विरोधी नीतियां, जैसे 1938 में जिन्ना ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कांग्रेस ने उसका कोई अपोज नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया कि इसका विरोध होना चाहिए, कि वंदे मातरम का गायन का विरोध कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। और कांग्रेस की भी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उनका कांग्रेस से भी मोह भंग हुआ 1930 में, लेकिन 1940 तक आते आते वो खुलकर इस सारे विषय से निकले। और 1948 में मैंने कहा कि 40 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उसका बहुत बड़ा कारण था कि बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ उस समय अत्याचार बहुत स्पीड से हो रहा था और हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर कोई मुखर और प्रखर कोई बात कर रहा था तो उस समय हिंदू महासभा कर रही थी। इसके कारण भी उनका झुकाव और कह सकते हैं कि लगाव हिंदू महासभा की तरफ हुआ और कुल मिलाकर वीर सावरकर के साथ उनका समन्वय बैठा और समन्वय बैठने के साथ उस दिशा में बढ़े। और 1940 में आप ये देखेंगे कि बंगाल का जो असेंबली चुनाव हुआ, उस बंगाल के असेंबली चुनाव में 250 मेंबर थे असेंबली के, केवल 80 हिंदू ही चुनकर आए। और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के समर्थन से वहां सरकार बनी और कह सकते हैं कि हिंदू की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था बंगाल के अंदर। केवल 80, 250 में से 80, 1940s की बात कर रहा हूं मैं। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर वहां सरकार बनाई, लेकिन कुछ कांग्रेस मुस्लिम लीग में कुछ मतभेद हुआ तो उसका फायदा उठाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक अलग मुस्लिम ग्रुप था उनके साथ मिलकर, इधर 80 हिंदुओं से मिलकर वहां मुस्लिम ग्रुप से मिलकर एक मौलाना फजलुल हक एक थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया और खुद उस कैबिनेट में मंत्री बने बंगाल में, ताकि मुस्लिम लीग की सरकार को तोड़ा जा सके। ये 1940 की घटना आप ये मान के चलें। और 1940 के बीच में भी आप कह सकते हैं उनका संपर्क बनता, जैसे कि वो राजनीतिक दृष्टि से बढ़ चुके थे। वो सुभाष से भी मिल रहे थे, वो नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार से भी मिलने गए। उन्हें पता चला कि हिंदुओं के लिए कोई संगठित कोई काम कर रहा है तो डॉक्टर हेडगेवार कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहे हैं। तो कलकत्ता से चलकर नागपुर पहुंचे, डॉक्टर हेडगेवार से मिले और बड़ी कह सकते हैं चिंतन हुआ, चर्चा हुई। जब चर्चा और चिंतन हो रही थी उस समय परम पूजनीय गुरु जी यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक वो भी थे, अप्पा जी जोशी थे। उनसे हिंदुओं के विषयों पर, जिस प्रकार बंगाल में, पंजाब में मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण की नीति के कारण, कांग्रेस की नीति कारण उन पर जो अत्याचार है उस पर गहन चिंतन हुआ। और ये स्थिति, और बंगाल की तो वो गए हेडगेवार जी से मिलने इसलिए गए थे कि बंगाल की स्थिति तो भयावह थी, भयावह स्थिति थी कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। वो इसी दृष्टि में खोज रहे थे इस प्रकार की स्थिति को कैसे बचाया जाए। और डॉक्टर हेडगेवार जी से बड़े प्रभावित हुए और 1940 में ही संघ का एक वर्ग बंगाल में लगा, उसकी पूरी व्यवस्था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की 1940 में, वर्ग की व्यवस्था। कुल मिलाकर 1943 में आते आते वो हिंदू महासभा से जुड़े, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके चलते हुए 1943 में उन्होंने हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ अमृतसर में, और अमृतसर में वो पूर्ण रूप से हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और आप कह सकते हैं कि उस समय देश में राजनीतिक पृष्ठभूमि में को हिंदुओं के सर्व प्रिय को नेता उभर कर आ रहे थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छवि बनकर आ रही थी, जो हिंदुओं के लिए मुखर और प्रखर होकर पार्लियामेंट के अंदर भी बोल रहे थे, असेंबली में भी बोल रहे थे और मीडिया में भी इस बात को कर रहे थे। और कुल मिला के 1944 में जब हिंदू बंगाल के अंदर अत्याचार होता, उन्होंने गांधी को भी पत्र लिखा और बताया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण, 1944 की बात कर रहा हूं, और जिन्ना की तुष्टीकरण के कारण, कांग्रेस की तुष्टीकरण के हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होने वाली, ये पत्र उन्होंने 1944 में किसको लिखा? गांधी को लिखा। और गांधी को जब पत्र लिखते तो गांधी ने उसका कोई जवाब दिया, लेकिन 1944 में वो गांधी से मिले
94 में फिर गांधी से मिले, क्योंकि पत्र लिखा लेकिन पत्र का जवाब नहीं, तो गांधी से मिले और गांधी से मिलते हुए कहा कि आप जिन्ना को इतना तवज्जो ना दे, ये देश के लिए घातक है। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को अनसुना किया और आप ये कह सकते हैं कि 1944 के बाद इस प्रकार की घटनाएं होती रही और 16 अगस्त 1946 इस देश का सबसे बड़ा काला अध्याय मानते हैं। 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ? डायरेक्ट एक्शन, जो जिन्ना की अपील पर हुआ। और उस समय इस देश में जितने कत्लेआम हुए वो इतिहास में आज तक छिपा हुआ है। मुझे लगता है उस इतिहास पर भी शोध करने की आवश्यकता है। अकेले नोआखाली में तो कत्लेआम हुए, जिसके कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद वहां उन्होंने विजिट किया। गांधी ने भी कहा विजिट करेंगे और कई लोगों को जो जाना चाहते थे उनको उस समय की वर्तमान सरकार ने रोक दिया। लेकिन वहां की स्थिति से वो इतना चिंतित हुए और बंगाल के अत्याचार को लेकर उन्होंने मीडिया में बात करनी शुरू की, प्रारंभ की और अंततः इस देश का दुर्भाग्य कहें कि 1947 में देश का विभाजन हुआ। और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, जो अंतरिम सरकार बनी, हालांकि उस समय कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता थे अंतरिम सरकार में भी, लेकिन इस अंतरिम सरकार में केवल 3 ऐसे नेता थे जो गैर कांग्रेसी थे और उस समय की अंतरिम सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बने। 3 वो नेता थे लेकिन कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे और डॉक्टर जॉन मथाई थे। और ये तीनों नेता अपने अपने वर्ग के कारण, अपने अपने राष्ट्र धर्म के कारण, अपने नेतृत्व के कारण उस कैबिनेट के आप कह सकते हैं कि सदस्य बने और आप कह सकते हैं उस कैबिनेट के आप उद्योग मंत्री बने। और उद्योग मंत्री रहते हुए भी श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जो कार्य थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो आज भी याद करते हैं। चाहे सिंदूर में खाद का कारखाना हो, चाहे वो हिंदुस्तान एयरनॉट का कारखाना हो, चाहे वो और उसको आज भी याद किया जाता है और वो चाहते थे कि इस काम पर करें। लेकिन उस समय आप कह सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ? कश्मीर पर कबायलियों ने हमला कर दिया और ये चल रहा था 22 अक्टूबर 1947 पे जब कबायलियों ने हमला किया। और उस हमले में आप ये मान के चलें, उसका विरोध जब किया, उसमें यह आया कि दूसरी तरफ कबायलियों ने हमला किया, दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम अपनी स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की दिशा में थे। जब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से हैदराबाद के रियासत का इश्यू सरदार पटेल को मिल पाया। उस समय जब 2 अक्टूबर 1947 पे मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तानियों ने कबायलियों के रूप में उन पर हमला किया, तब भी उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, आर्मी कार्रवाई होनी चाहिए। नेहरू कुछ निर्णय ले नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने निर्णय लिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में आर्मी कार्रवाई हुई, उसमें जितना पाकिस्तान बच सकता था, हमारा कश्मीर बच सकता था, हमारी सेना ने खदेड़ना भी शुरू किया। सब आपको मालूम है कि नेहरू ने तुरंत सीज फायर की घोषणा की और यूएन में चले, जो आज भी डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इसके साथ साथ हैदराबाद के विषय में जैसे मैंने कहा, और उस समय 1947-48 के बीच में शेख अब्दुल्ला एक सपना देख रहा था सुल्तान बनने का, जम्मू कश्मीर का सुल्तान बनना चाहते, वो इंडिपेंडेंट उसको बनाना चाहते थे। और उसी समय 1948 में उन्होंने पैक्ट किया नेहरू के साथ, और उस समय पैक्ट किया नेहरू के साथ कि भी हमको ये 3 अधिकार मिले। और आप ये कह सकते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर में एक प्रजा परिषद करके एक संगठन था, राजनीतिक संगठन भी कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ रहा था, और सांस्कृतिक संगठन भी कह सकते हैं। उसमें प्रेमचंद डोगरा के नेतृत्व में लगातार संघर्ष हो रहा था कि शेख अब्दुल्ला से कश्मीर को बचाया जाए। लेकिन शेख अब्दुल्ला पर का प्यार, स्नेह, मित्रता जो भी कहे नेहरू के साथ थी। 10 मार्च 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिले नेहरू से। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला इस कश्मीर घाटी के लिए और हिंदुओं के लिए घातक है, आप इस पर नकेल कसे। उल्टा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो पत्र लिखा, जो घटना हुई, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग शेख अब्दुल्ला को हुई। उनके साथ बलराज बधोक गए प्रजापति के नेतृत्व के नाते, और बलराज बधोक को जम्मू कश्मीर से निष्कासित कर दिया। उनके बुजुर्ग माता पिता थे, उनको भी जम्मू कश्मीर से निष्कासित कर दिया। शेख अब्दुल्ला को रिपोर्ट किसने किया? नेहरू ने किया। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की घटना चलती रही। लेकिन आप नेहरू और लियाकत के बीच में फिर एक समझौता हुआ 1950s के बीच में,
8 मार्च 1950 के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौता, ये कह सकते हैं कि हिंदुओं पर एक और अत्याचार प्रारंभ हुआ। उस पैक्ट में यह था कि हिंदू जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में रहे, जो हिंदुस्तान में मुसलमान वो मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे उनको तो अधिकार थे, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको तो ये मान के चलो उनका जीवन नारकीय हो गया। अब वो हिंदुस्तान में भी नहीं आ सकते थे नेहरू लियाकत समझौते के तहत। अब वो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर हुई। उसमें एक घटना में जोगिंद्रनाथ मंडल की घटाना चाहता हूँ। जोगिंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, और वो इस्तीफा देकर जब आए तो इसलिए आए कि वहां पर हिंदुओं का लगातार अत्याचार कत्लेआम हो रहा था। उनका एक ही ऑप्शन था, या तो वो इस्लाम को कबूल करे या हमारे कह सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनकर रहे। ये सारी स्थिति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कष्टकारी थी, करुणाबाई थी। जब एक पत्रकार ने उनसे जब बताया तो पत्रकार को रिपोर्ट करते करते वो रो पड़े, उनके आंखों में आंसू आ गए जब वो पाकिस्तान के हिंदुओं की और बंगाल के हिंदुओं की प्रयास कर रहे थे। और आप ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज का जो बंगाल, आज का जो पंजाब जो हमारे पास बचा हुआ है, जब बचा हुआ उसका श्रेय अगर कोई जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, अंतरिम संग्राम में की बातचीत में कहा, नेहरू को कटाक्ष करते हुए कहा, तुम भारत का विभाजन करो, मैं बंगाल और पंजाब का विभाजन करूंगा। अगर वो नहीं अपनी दृढ़ता से इस बात का विरोध नहीं करते तो आज का पूरा बंगाल पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता, आज के बांग्लादेश में होता। और आज का जो बचा हुआ पंजाब है, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व नहीं होता तो पूरा पंजाब भी पाकिस्तान में होता। तो पूरा पंजाब, पूरा बंगाल जाने से रोकने वाले में जो नेतृत्व है या विजन के सोच के तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब उन्होंने मजाक में कहा, डॉक्टर नेहरू को कहा कि तुम भारत का विभाजन करो और मैं किसका विभाजन करूंगा, पंजाब और बंगाल का। और जो विभाजन हुआ उसके कारण आज हमारा बचा हुआ है। और 19 अप्रैल आप कह सकते हैं, इसके चलते हुए अब 1948 में घटना घटी इस देश में। 30 जनवरी 1948 में क्या घटना घटी, गांधी की हत्या हुई। गांधी की हत्या होने के बाद अब मान के चले पूरे देश में 2 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक जमायत इस्लामी। कोई ये ना कही एक पक्षी उन्होंने कार्रवाई की है हिंदुओं पर। तो जब ये 1948 में इस प्रकार का बैन लगा संगठन पर, और फिर जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू की जो नीतियां थी, नेहरू लियाकत समझौता, जम्मू कश्मीर को लेकर तुष्टीकरण की नीतियां, और दूसरा गांधी हत्या में संगठन का बैन होना, इसके चलते हुए 16 जनवरी 1951 16 जनवरी 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी से मिले। और जो मिले तो बड़ी कह सकते कि उसका कह सकते कि रणनीति के तहत मिले। और जब वो मिले तो उस समय उनके साथ लाला हंसराज गुप्त, दिल्ली के बहुत बड़े प्रतिष्ठित संघ के व्यक्ति थे, वैद्य गुरुदत्त जी, वसंतराव ओक, भाई महावीर जी, लाला बलराज भल्ला जी, और इनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ एक चर्चा हुई। और ये कह सकते हैं कि उस चर्चा का ये बीजारोपण था कि हिंदू समाज को बचाने के लिए एक ऐसी राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो इस कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति से निकल सके। दूसरा, कांग्रेस की तानाशाही नीति, क्योंकि नेहरू से तानाशाह है, नेहरू की तानाशाही से निकल सके और इस देश के अंदर नेहरू लियाकत समझौते जैसे को हम बंद कर सके। ये जब चर्चा हुई तो अंततः उस 16 जनवरी 1951 में जो विचारों का बीजारोपण हुआ और 21 अक्टूबर 1951 में औपचारिक रूप से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और भारतीय जनसंघ के सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। और उनके साथ संघ से कुछ लोग, क्योंकि जब ये विषय रखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी से, तो उन्होंने कहा कि संघ को अब लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। गुरुजी भी बहुत बड़े दूरदर्शी थे, संत थे, ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि संघ तो केवल एक ही काम करेगा, व्यक्ति निर्माण और शाखा पर जाने के लिए संघ स्थान की चिंता करेगा।
लेकिन आपका जो विचार है वो उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसके लिए चिंता करेंगे। तो कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयं और जो पहली रचना बनी भारतीय जनसंघ की, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कह सकते हैं नियुक्ति हुई, चयन हुआ, या हम कह सकते हैं टीम तैयार बनी। और 1952 में पहला इस देश में लोकसभा चुनाव 1951-52 में लंबा चला था। 1952 के जो प्रथम चुनाव हुए थे तो भारतीय जनसंघ भी उसमें उतरी अपनी पूरी ताकत के साथ, और उस समय पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ को भी 3 सांसद जीत कर आए, उसमें स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो मेरा ये मानना है कि इस सारे विषय में, और 1952 के बाद 53 में इस मूवमेंट को चला, जिसको प्रजा परिषद इस मूवमेंट को चला रही थी, क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला के साथ आर्टिकल 370 के कारण उनको 3 कह सकते हैं कि विशेष रियायतें कहें, सुविधाएं कहें, वो मिली। इस कश्मीर का एक अलग संविधान एक्सेप्ट हुआ, कश्मीर का अलग प्रधान एक्सेप्ट हुआ, और कश्मीर का एक अलग निशान, और मैं निशान कहूं तो झंडा कहें, प्रधान कहूं तो प्रधानमंत्री कहें, और जब मैं कहता हूं कि संविधान तो कश्मीर 370 के नाम पर उनको एक अलग संविधान। तब प्रजा परिषद में प्रेम डोगरा जी ने एक आह्वान किया, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और प्रजा परिषद के माध्यम से उस समय 26 जून 1952 में ये मामला कश्मीर विषय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में उठाया, रेस किया, और 29 जून ने भारतीय जनसंघ ने कश्मीर दिवस मनाने का निर्णय किया। ऐसा चलते हुए 16 जुलाई 1952 में कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री की ओर से पूरी छूट मिली। अब छूट ये मिली कि जम्मू कश्मीर में जो कोई भी राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, या तो उनको जेल थी या उनको निष्कासित कर दिया जा रहा था, और 370 के चलते हुए बिना परमिट के कोई नेतृत्व आ नहीं सकता था। इसके अलावा भी 2 बड़े सांसद थे, मैं उनका नाम भूल पा रहा हूं, 2 सांसद थे जो बीजेपी के नहीं थे और भारतीय जनसंघ के नहीं थे, वो कांग्रेस के थे, लेकिन जब बिना परमिट के संसद जम्मू कश्मीर गए तो अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए। एक द्विवेदी थे, कोई दूसरे सांसद थे, सांसद भी बिना परमिट के जब गए तो उनको अरेस्ट हुआ। इस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े आक्रोशित हुए और मीडिया को कहा कि इस देश का सांसद भी अगर उस जम्मू कश्मीर की सीमा में नहीं जा सकता है, तो उनका विरोध किया। और अंत में उन्होंने 8 अप्रैल जो 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, आर्टिकल 370 और प्रजा परिषद के लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, हाँ, जो मैं 2 सांसद बता रहा था, वो थे श्री उमाशंकर त्रिवेदी और विष्णु घनश्याम देश पांडे। ये सांसद थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के एंटर किया तो उनको भी गिरफ्तार किया। इस देश में सांसद को जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश बिना परमिट के नहीं था। और ये आप कह सकते हैं कि जब ये घटना हुई तो उसके खिलाफ प्रजा परिषद मूवमेंट कर रही थी, लेकिन साथ में आप ये कह सकते हैं कि 8 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्णय लिया कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर जाऊंगा, और 8 मई को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वो यहां से आप कह सकते हैं कि करनाल से, अमृतसर से होते हुए जब पठानकोट तक पहुंचे, उसके बाद जब वह अंबाला में थे तो अंबाला में उन्होंने मेल किया शेख अब्दुल्ला को। वो षड्यंत्र में अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और उन्होंने अंबाला से मेल किया शेख अब्दुल्ला को कि मैं जम्मू आ रहा हूं और बिना परमिट के आ रहा हूं। उनके साथ उनके 4 साथी थे, गुरुदत्त जी, बलराज बधोक जी, अटल जी और टेकचंद शर्मा जी, 4 लोग उनके साथी थे। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि पठानकोट के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में जैसे ही एंटर किया, रावी नदी को क्रॉस किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको, जबकि पठानकोट से जम्मू उनको रखा जा सकता था, बहुत नजदीक था, मैं उस षड्यंत्र में भी चर्चा नहीं करूंगा, कभी इस पर मौका आएगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस प्रकार षड्यंत्र के रूप में उनकी, मैं कहूंगा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो हत्या थी, उस पर एक अलग चर्चा करने की आवश्यकता है। जब वो पठानकोट में अरेस्ट हुए तो उनको अरेस्ट करके उनको जम्मू लाना चाहिए था, लेकिन उनको वहां से पठानकोट से सीधा कहां लेकर गए, श्रीनगर। और श्रीनगर में निशांत बाग के पास एक बेंगलो में रखा गया। उसमें उनके साथ आप कह सकते हैं कि बलराज बधोक और टेकचंद शर्मा जी
और गुरुदत्त जी थे, अटल जी को उन्होंने कहा कि आप वापिस आइए और बताइए कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में मैंने प्रवेश किया, ये आह्वान पूरे भारत में बताइए। अटल जी वापिस आए इस विषय को रखने के लिए मीडिया में रखते हुए, और आप कह सकते हैं 12 मई वो श्रीनगर में उनको गिरफ्तार किया गया और अस्वस्थ थे कई बीमारियों की दृष्टि से, और आप कह सकते हैं कि लगभग 21 जून को तबीयत उनकी बिगड़ी, 22 जून को उनको कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उससे पहले भी बहुत षड्यंत्र, उसके में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, और 23 जून को उनकी हॉस्पिटल में घोषित कर दिया कि उनका देहांत हो गया। और ये मेरा मानना है इस देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति के देहांत नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है। और मैं तो इस पैनल से आज इसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार उनकी हत्या पर एक कमीशन जरूर बैठाए, एक आयोग स्थापित करे, ताकि इस महान व्यक्तित्व की किस प्रकार हत्या हुई है, किस प्रकार नेग्लिजेंस हुआ है, वो सारे तथ्य हैं। और इसकी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी माता ने कहा, जो माया देवी जीवित थी, उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा कि मेरा बेटा राष्ट्र को समर्पित था, देश को समर्पित था। जब उसने देश के लिए कार्य किया तो देश के लिए उन्होंने अपना निछावर किया। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये उनकी माता के शब्द थे। नेहरू को उनकी हत्या हुई है और इस पर इंक्वायरी बैठाई जाए। लेकिन जो माया देवी जी को उन्होंने जवाब जो लिखा, उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी प्राकृतिक रूप से बीमारियों का मृत्यु हुई है ऐसा। लेकिन उनकी माता को दृढ़ विश्वास था कि उनकी मृत्यु जो हुई है वो मृत्यु नहीं, वो हत्या। तो कुल मिलाकर ये मैं जो विषय रखा है, उनका जीवन चरित्र आपके बीच में रखा है। लेकिन कुछ बातें जो आज भी, जब मैं कहता हूँ भारतीय जनसंघ 1951 में शुरू हुआ, तब भी हमारी शायद 3 सांसद थे, तब भी हम एक ही बात कहते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर एक देश में 2 प्रधान 2 निशान। और आज तक 2024 तक हम इस बात के लिए अड़ते रहे, लड़ते रहे। और कुल मिला के मेरा ये कहना कि आज उनकी जयंती पर हम राष्ट्रवादी चिंतन को अगर ध्यान में रखते हैं, इस देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों को लेकर कांग्रेस उसमें भी चल रही थी, आज भी चल रही, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1938 से लेकर, मैं तो 1929 से लेकर जब राजनीति में प्रवेश किया, उनका राजनीति में आने का जो प्रमुख कारण था वो था मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग का अत्याचार। मुझे लगता है कि वह वातावरण भी कई प्रदेशों में आज भी भारत में देखने को मिलता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कल ही, हमारा एक कार्यक्रम था, हमने एक टॉक किया था, उसमें हमने झारखंड के 2 बलिदानी सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू पर हमने एक लेक्चर सीरीज की थी। उसमें हमने कहा कि आज भी झारखंड के, बिहार के, खासकर झारखंड के जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के बीच में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और वहां की महिलाओं से विवाह कर रहे हैं। और विवाह करने, क्योंकि वहां पर परंपरा है कि बेटियों को ही प्रॉपर्टी मिलती है, बेटों को नहीं, बेटियों को मिलती है। ये जब बांग्लादेशी घुसपैठी को पता चला तो वो झारखंड की महिलाओं को, बेटियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वही बांग्लादेशी आज उस झारखंड की भूमि के मालिक बन रहे हैं। ये तथ्य है। तो मेरा कहना है कि जो 1929 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस नीति का विरोध किया है, वो यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है, और ये यक्ष प्रश्न को तोड़ना हमारा काम है। मुझे लगता है कि ये विषय और भी चल सकता है लंबा, लेकिन समय का अभाव है, समय की एक सीमा है। तो अंत में जो यक्ष प्रश्न जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया था, 370 तो है ही मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो प्रश्न आज भी खड़ा है। तो आज हम सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा नमन तभी होगा तब इस तुष्टीकरण के खिलाफ हम भी अपनी आवाज, अपनी लेखनी, अपने शब्दों को जागरूक रखें, तो मुझे लगता है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।